अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हम नहायत मशहूर हैं कि कमाया का बरम रखते हुए आज के हमारे मेहमान खुसूसी हमारे उस्ताद मोहतरम ख्वाजा अवैस मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं। मैं उनको स्टेज पे दावत दूंगी। ये फिजानी नजर था या मुकद्दम की करामत, ये फिजानी नजर था या मुकद्दम की करामत, सखाए इसको इस्माइल ने अदाबे फर्जंदी। सेमिनार का बाकायदा आगाज अव्वल उस ज़ात बाबरकत के नाम से जो नहायत रहमानो रहीम, जिसकी ज़ात सबसे रहीम है, जो अला उनकी शेर कदीर है, जिसके दस में हर एक की तकदीर है और इस कायनात को चलाने वाला है। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में कुरान। मैं तलावती कलाम पाक के लिए हाफिज वकार को दावत दूंगी कि वो स्टेज पे आए और तलावत पेश करें। أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने की मुसाफिर, काश मैं बन जाऊं मदीने की मुसाफिर। कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो, कदमों में तेरे सर हो। में मदीने की गली हो। माशाअल्लाह। सेमिनार के बाकायदा आगाज को जारी रखने के लिए मैं स्टेज की जिम्मेदारी मोहतरम उस्मान अली को सौंपती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अव्वल तो तमाम उस्ताद मोहतरमान को और तमाम तलबा और तुल्बात को उस्मान अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हम एक बार फिर से नहायत मशकूर हैं अपने उस्ताद मोहतरम का, और जिनके शागिर्दों का शुमार किया ही नहीं जा सकता, ख्वाजा अवैस मुश्ताक साहब का, कि वो आज हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं और आज के मेहमान खुसूसी। ख्वाजा साहब का शुमार उन मीरे कारवां में से होता है कि जिसका हाथ थाम ले उसको पार लगाकर भी नहीं छोड़ते। ख्वाजा साहब निहायत प्रैक्टिकल आदम हैं और अपनी सिर्फ के एक वाहिद आदम पाए जाते हैं जो आज भी आप सबके सामने अपने मुकर्रर वक्त पर इस सेमिनार में मौजूद हैं, और हर लिहाज से इनकी ज़ात एक उस्ताद होने की गवाही देती है। सियालकोट बार एसोसिएशन के साबका प्रेसिडेंट भी रहे
और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नामवर वकीलों में से चंद गिने चुने वकीलों में ख्वाजा साहब का शुमार होता है। हम सबसे पहले इस कॉलेज के प्रिंसिपल नईम अमजद साहब को दावत देंगे कि वो आएँ और ख्वाजा साहब का तारुफ हम सबसे करवाएं। सबसे पहले तो मैं ख्वाजा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कुछ अर्से बाद दोबारा वो तशरीफ लाने, पहले भी वो लेक्चर देते रहे और काफ़ी पॉपुलर हुए थे, बल्कि लोकल टीवी पर भी चलते थे। अब हमारे पास उसके बाद अगर शहर से बाहर चले गए तो मुनासिब जगह नहीं थी, तो ये हाल मैंने बड़ा खुसूसन तैयार करवाया है कि ख्वाजा साहब जैसे मुकर्रर आए तो सेमिनार वगैरह आसानी से हो सके। तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, लीगल ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्योंकि ये आप ऐसा भी जानते हैं, सारे दोस्त जो वकील हैं वो भी जानते हैं कि लॉ तो हम करवा देते हैं, लेकिन लॉ के बाद जब प्रैक्टिस में जाते हैं तो बच्चों को जाते ही अगर कोई ये कहता था कि बेटा ये एप्लीकेशन भी नहीं लिख पाता। उस कमी को दूर करने के लिए हमने पार्ट 1 से लेकर 5 तक सिलेबस तरतीब दी है, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ चीज़ें उन्हें अभी से सिखा रही हैं। टेक्नोलॉजी या मुख्तलिफ उसके बाद केसेस के मराहल हैं वो सिखा रहे हैं। इससे पहले हमने महमूद भट्टी साहब को दावत दी थी, उनका पिछले सेमिनार में तशरीफ लाए थे और काफ़ी मुफीद 2.5 घंटे का लेक्चर उन्होंने दिया, अपने तजर्बात भी बताए, प्रैक्टिकल्स में बच्चों को मशवरे भी दिए, तो बहुत शानदार प्रोग्राम। तो ख्वाजा साहब क्योंकि पहले भी देते रहे, मुझे पता है इंशाअल्लाह ताला ये भी अपने मौजू से पूरा इंसाफ करेंगे और अल्लाह ताला ने इन्हें ज़ोरे कलम भी दिया और ज़ोरे सुगन भी दिया। तो आज उनके ये जोर दोबारा हम देखेंगे और इंशाल्लाह इनसे तोक़ा करते हैं कि इस लीगल ट्रेनिंग प्रोग्राम में मज़ीद हमें टाइम देते रहेंगे ताकि बच्चों की ट्रेनिंग जो है उसमें हमने ये भी नहीं रखा कि सिर्फ अपने बच्चे की, अभी बात दूसरे कॉलेजों के बच्चे कहते जी हमें भी आप इजाज़त दे दिया कि मैंने कहा ठीक है, आइंदा से आज तो इतला इतनी नहीं हो सकती थी, तो उन्हें हमने कहा ठीक है आइंदा जो भी प्रोग्राम आपका मतला कर दिया करें। तो अगर कोई आना चाहे लीगल ट्रेनिंग प्रोग्राम के सिलसिले में सेमिनार है या कोई और है, तो खास तौर पर फ्रेश जो 2-3 बैच के उन्हीं की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम हाज़िर हैं। तो इंशाल्लाह ख्वाजा साहब से तोक़ा करते हैं कि वो टाइम देते रहेंगे और इसलिए ये सिलसिला चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया उनकी तशरीफ़ आने का। अब उन्हें बाज़ाब्ता दावत देते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मौजूद से Honorable Principal Allama Iqbal Law College, Mr. Sayyid Naeem Amjad Shah, and his respected administration, all the students present in this auditorium, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. First of all, I am feeling proud that administration of Allama Iqbal Law College has chosen me amongst the lawyers of District Sialkot to deliver a lecture on the subject of investigation to the students of this college and others. This is proud for me and it's a great honor for me, and I am feeling proud being present here. Now I shall start my lecture. The topic which has been given to me is chapter of investigation in Code of Criminal Procedure. First of all, prior to start of the lecture, investigation of a criminal case starts from section 154 CRPC and it is finalized at section 173 CRPC. During the
mid of these two sections. First section is 154 and last section is 173. In the mid, in between these two sections, there are several procedural sections which help us to how to conduct the investigation of a criminal case. Prior to read section 154 CRPC, we should be aware about section 4 of Criminal Procedure Code, in which certain definitions are mentioned. In order to understand investigation, firstly, we should be aware about the kinds of offences. There are two kinds of offences: cognizable offence and non-cognizable offence. Cognizable offence is known as जुर्म काबिले दस्त अंदाजी पुलिस in Urdu language, and non-cognizable offence is known as जुर्म ना काबिले दस्त अंदाजी पुलिस. What is difference between cognizable offence and a non-cognizable offence? In a cognizable offence is that offence in which a police officer can arrest an accused without warrant. There is no need of warrant. Secondly, in a cognizable offence, a police officer can investigate the case without the order or permission of the magistrate. In a non-cognizable offence, and FIR is registered only in cognizable offence. In non-cognizable offence, FIR cannot be registered. In non-cognizable offence, police officer cannot arrest the accused without warrant. And in non-cognizable offence, only report shall be incorporated in the Roznamcha of police station, which is known as daily diary register. And if investigation is needed in a non-cognizable offence, then requirement of law is to get permission from the magistrate. So there is very much simple thing. FIR can only be registered in a cognizable offence. अगर जुर्म नाकाबिले दस्तंदाजी होगा तो रोजनामचे में रपट लिखी जाएगी, FIR नहीं दर्ज की जाएगी. FIR उस वक्त दर्ज की जाएगी जब जुर्म काबिले दस्तंदाजी पुलिस का इर्तिकाब होगा. अब इन्वेस्टिगेशन क्या चीज है? What is the meaning of investigation? Investigation has also been defined in subsection L of section 4 of Criminal Procedure Code. Investigation means collection of evidence. And when investigation start? Investigation start after the registration of FIR. Firstly, FIR shall be registered, then investigation shall be commenced. Without the registration of FIR in a cognizable offence, investigation cannot be conducted, cannot be started. The condition precedent for the start of investigation is firstly the registration of FIR in a cognizable case. And investigation has been defined in Criminal Procedure Code, the collection of evidence. I am here for the guidance of my respectable students. Important thing is the object of investigation has not been defined in Criminal Procedure Code. Meaning of investigation has been defined, but what is the object?
of investigation that has not been defined in Criminal Procedure Code. In order to understand the object of investigation, we take help from Police Rule 1934, Chapter Investigation. Object of investigation has been defined in Police Rule Chapter Investigation. What is the object of investigation? Object of investigation is to dig out the truth. Definition is to collect evidence. Object is to dig out the truth, सच्चाई की तलाश. What is section 154? How the FIR shall be registered. Section 154 is that commission of every cognizable offence shall be reported to the officer in charge of the police station, to the police. That information given may be given in written shape, in shape of application. That may also be given orally, zubani. If the information is given orally, section 154 says that it shall be reduced into writing by the police officer. It shall be read over to the informant. It shall be signed or thumb marked by the informant. These are the requirements. And substance of information, whether it was written or oral, it shall be entered into Programcha of police station known as daily diary register, and FIR shall be registered on a prescribed form. On a prescribed form issued by the government as per the instructions of Police Rule 1934. FIR shall be consist of 4 copies. One shall be retained at police station for record. One shall be sent to the higher police official. One copy shall be sent to the area magistrate, and one copy shall be given to the informant. The oral information given to the police officer in respect of a cognizable offence is known as फर्ज बयान in Urdu language. उसमें लिखा होता है, मैं प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ कि जब पुलिस ऑफिसर अपने हाथ से किसी का बयान लिखता है किसी वकूए की बाबत, तो उसके नीचे एक कार्रवाई पुलिस लिखी जाती है. उसमें लिखा होता है कि मैं वो वर्डिंग आपको बता देता हूँ कि क्योंकि आने वाले वक्त में आपने ये FIR पढ़नी है. उसमें लिखा होता है कि इस वक्त मैं फलां जगह पे मौजूद हूँ, फलां बंदे ने मेरे पास पेश होकर ये बयान तकरीरी दिया. तकरीरी नहीं, अगर तकरीरी होगा तो वो दरखास्त होगी. बयान तकरीरी दिया, बोल कर दिया, जुबानी दिया, जिसको ज़ब्ते तहरीर में लाया जाकर रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग, मज़कूरा को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, रेड ओवर टू द इंफॉर्मेंट, जिसने सेहत बयान को दुरुस्त तस्दीक करते हुए अपने दस्तखत कर दिए या अंगूठा लगा दिया जिनकी मैं तस्दीक करता हूँ. Statement shall be signed and or thumb marked by the informant. This is the requirement of FIR. अब FIR दर्ज हो गई है, उसकी एक कॉपी DPO के पास चली गई है, एक एरिया मजिस्ट्रेट को चली गई है, एक मुद्दई को मिल गई है, एक थाने के रिकॉर्ड में इन ओरिजिनल मौजूद है. तो उसके बाद FIR दर्ज होने के बाद FIR दर्ज होगी है, तफ्तीश कैसे होगी ये बाद में करेंगे. उसके बाद जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, if the non-cognizable offence is committed, if the information is given to the police in respect of non-cognizable offence, as I have already stated that in non-cognizable offences FIR cannot be registered, then what is the procedure?
procedure is the substance of information shall be entered in the register, daily diary register known as Roznamcha in Urdu, and if the investigation is needed, permission shall be got from the magistrate. If the permission is granted, then the matter may be investigated, but arrest may not be without the warrant. तफ्तीश मजिस्ट्रेट की इजाजत से हो सकती है, गिरफ्तारी बगैर वारंट के नहीं होगी। ये है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का प्रोसीजर। अब आगे जो है, अब मुद्दई क्या करेगा जिसके साथ ऐसे जुर्म का इर्तिकाब होगा जो नॉन कॉग्निजेबल है, तो फिर वो सेक्शन 200 में हम जाएंगे, 200 पे मुद्दई प्राइवेट कंप्लेंट पे जा सकता है। वो उसका लेक्चर किसी और दिन जब शाह साहब करवाएंगे आपको देंगे कि व्हाट इज प्राइवेट कंप्लेंट, व्हाट इज सेक्शन 200 ये होता है कि कोर्ट में डायरेक्ट आप जाते हैं कि ये ऑफेंस कमिट हुआ है तो मुल्ज़िम को सजा दे, उस पर ज़्यादा किसी दिन बात करेंगे। आज हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की सिर्फ। Section 156 CRPC deals with the investigation. Who will conduct investigation? Firstly, it is the prerogative of officer in charge of the police station to investigate the case after the registration of FIR. All the investigations cannot be conducted by the SHO. Section 156 CRPC says that the subordinate of SHO, sub-inspector ASI posted at police station shall investigate the cases on behalf of the SHO. As per old law, as per section 156 CRPC, SHO is in charge of investigation within the jurisdiction of his police station, and all the investigations conducted by the other police officers posted in the same police station shall be conducted on behalf of the SHO. The investigation of a criminal case is to be conducted as per section 156 CRPC. No important thing is, section 156 CRPC deals with the investigation of a criminal case at police station. Suppose that, for example, if the investigation of a criminal case is conducted outside the police station by a DSP, by a SP, by a ASP, by a DIG, even by a IG. Investigation by those police officers who are superior in rank from the SHO. 156 CRPC says that investigation is by SHO or by his behalf. But if a superior police officer whose rank is above to the rank of SHO is conducting investigation, under which section of CRPC he will investigate the case? This is section 551 CRPC. The powers of investigation of superior police officers is available section 551 CRPC. Then, after 156 CRPC, there is section 157. What is section 157 CRPC? I have already stated that if the cognizable offence shall be committed, FIR shall be registered,
and investigation shall be conducted. Section 157 CRPC says that if the information of a cognizable offence is false, frivolous or suspected one, and police after getting information feels that the information is false or frivolous or matter is suspected one, then police shall not register the FIR. Rather, they will enter the substance of information of cognizable offence in the relevant register known as Daily Diary Register Roznamcha, and shall record report as per Police Rule Section 24. And if the information is found false, police is fully empowered. They will written that we will not investigate this case. They will stop the investigation. They will not commence the investigation. This is the section which has been provided in Criminal Procedure Code to save the innocent persons from false prosecution. As it is the custom of our society, people used to lodge false reports to the police against their opponents. So, Section 157 says that FIR shall not be registered and investigation shall not be commenced. Then there is Section 158. This is a procedure how the information of proceedings of Section 157 CRPC, when the FIR was not registered in a false information, how these proceedings shall be sent to the higher police officials. Then there is Section 59. This section relates to the inquiry by the magistrate. Sometime after the registration of FIR, police starts investigation, but a third party approached the relevant higher forums and a magisterial inquiry by a magistrate is ordered, which can be run parallel to the investigation conducted by the police. Section 159 deals with the inquiries conducted by the magisterial inquiry. Then next section is Section 160. Section 160 is a procedural section during investigation. This is the power of investigation to summon any person in connection with the investigation. He is acquainted with the facts and circumstances of the case. इसको कहते हैं तफ्तीशी अफसर का हुक्मनामा तलबी जारी करना, तफ्तीश के लिए गवाहान को बुलाना या ऐसे लोगों को बुलाना जिनको वकूए के बारे में पता है। 160 CRPC के तहत ऑर्डर इन राइटिंग हुक्मनामे तलबी जारी होते हैं। इससे अगला सेक्शन है 161. This is very much important section in CRPC. Statements of witnesses how recorded by the police officer making an investigation. Under Section 161 CRPC, during the investigation, statements which shall be recorded by the investigating officer of the witnesses are statements under Section 161 CRPC. 161 का जो बयान होता है
ये गवाहान के बयानात होते हैं। जब ट्रायल शुरू होता है यही बयान जो है मुल्ज़िम को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं कि भाई ये है आपके खिलाफ एविडेंस, इनको पढ़ लो, ये एविडेंस आपके खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में रीड होगी। उसके बाद है सेक्शन 162 कि 161 का स्टेटमेंट जो है इसके नीचे सिर्फ पुलिस ऑफिसर साइन करेगा, इसके नीचे गवाह के दस्तखत नहीं दिए जा सकते। अगर 162 सीआरपीसी ये कहती है अगर 161 सीआरपीसी के बयान के नीचे गवाह के दस्तखत लिए जाएंगे तो वो 161 का बयान नहीं रहता। फिर 162 हमें गाइड करता है कि 161 का बयान जो है ये ट्रायल पर मुल्ज़िम कैसे यूज करेगा। यूज ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC is available in section 162 CRPC. Statement under section 161 CRPC shall not be signed by the witness. It shall only be signed by the police officer making an investigation, and how the statement of a witness recorded by the investigator under section 161 CRPC will be used before the trial court. इसको कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करवाया जाएगा? अगर कोई गवाह जो है वो इम्प्रूवमेंट करेगा या कमी बेशी करेगा तो उसके लिए किसी दिन फिर आएंगे, आपको पढ़ाएंगे कानून शहादत आर्टिकल 140 हाउ टू कॉन्ट्राडिक्ट द विटनेस विद हिज प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। कानून शहादत में भी आपसे बात होगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन है 164 स्टेटमेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तफ्तीश के दौरान किसी का मजिस्ट्रेट के सामने बयान, तफ्तीश के दौरान मजिस्ट्रेट के सामने बयान दो किस्म के होते हैं, तीसरी किस्म आज तक इजाद नहीं हुई। अगर कोई मुल्ज़िम अक्यूज पर्सन मजिस्ट्रेट के पास वक़ुआ के बारे में बयान देता है तो उसको इकबाल जुर्म कहते हैं, कन्फेशन। व्हाट इज कन्फेशन? ये भी जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा कोशिश करूंगा शाह साहब की इजाजत से आपको कानून शहादत पे लेक्चर डिलीवर करूं तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे आर्टिकल 38, 39, आर्टिकल 40 ऑफ कानून शहादत। अगर कन्फेशन होगा, मुल्ज़िम का बयान कन्फेशन होगा, और अगर किसी विक्टिम का या किसी गवाह का रूबरू मजिस्ट्रेट बयान होगा तो वो स्टेटमेंट होगी, वो कन्फेशन नहीं होगा। फिर कन्फेशन लिखने का तरीक़ाकार क्या है, उसका प्रोसीजर जो है वो इस CRPC में नहीं है, उसका प्रोसीजर हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में है। क्योंकि कन्फेशन जो है कानून शहादत ये कहता है कन्फेशन वॉलंटियर होना चाहिए, विदाउट थ्रेट, प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट होना चाहिए, वॉलंटियर इन नेचर होना चाहिए। अब बयान देने वाला वॉलंटियर स्टेटमेंट दे रहा है या प्रेशराइज होकर दे रहा है, उसमें कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं कोर्ट में, उसमें कोर्ट में कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, फिर सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये अपनी मर्जी से बयान दे रहा है। 164 के तहत तफ्तीश के दौरान मुल्ज़मान के इकबाल जुर्म करवाए जाते हैं या विक्टिम्स के गवाहान के कई दफा बयान जो हैं वो रूबरू मजिस्ट्रेट के नमत करवाए जाते हैं। उससे आगे है सेक्शन 165 हमें गाइड करता है कि एक पुलिस ऑफिसर एक मुकदमे की तफ्तीश कर रहा है, फर्ज करें तो डकैती का मुकदमा है, उसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि फलां जगह पे फलां प्रेमिसेस में डकैती में लूटा हुआ माल पड़ा है। अगर वो सर्च वारंट ले जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, टाइम वेस्ट हो जाएगा, वहाँ से जो है वो चोरीशुदा डकैतीशुदा माल जो है वो गायब कर दिया जाएगा। तो फिर वो क्या करेगा, ये सेक्शन 165 पुलिस ऑफिसर को अख्तियार देता है कि वो अपने थाने की जुरिस्डिक्शन में, ये 165 डील करता है सिर्फ थाने को,
कि वो अपने थाने की जुरिस्डिक्शन में वो प्लेस जहाँ पर स्टोलन प्रॉपर्टी पड़ी है या किसी भी मुकदमे से कनेक्टेड कुछ चीज़ें पड़ी हैं, आर्टिकल्स पड़े हैं, तो उस जगह की सर्च करे और उसको कब्जा में ले। अब अगला सवाल आ जाता है, अगला सवाल ये आ जाता है, ये तो बात थी 165 में कि थाने की हदूद में किसी जगह पर कोई कनेक्टेड आर्टिकल्स पड़े हैं जिनको कब्जा में लेना, जिनको बरामद करना जरूरी है। तो थाने की हदूद में तो 165 के तहत वो किसी प्लेस को सर्च करेगा विदाउट वारंट, लेकिन ये जो सर्च है 165 की, ये फॉर अरेस्ट नहीं है, ये ये टू रिकवर द आर्टिकल्स, चीजें बरामद करने के लिए है। अब अगर तफ्तीश करते हुए किसी पुलिस अफसर को इत्तला मिलती है कि मुकदमे का कनेक्टेड केस प्रॉपर्टी जो है ये मेरे थाने के हदूद से बाहर किसी दूसरे थाने के हदूद में पड़ी है, इवन दूसरे जिले में पड़ी है, इवन दूसरे सूबे में पड़ी है, बकुआ सियालकोट में हुआ था, चोरी का माल लाहौर में पड़ा है, चोरी का माल पेशावर में पड़ा है, चोरी का माल कराची में पड़ा है, तो फिर वो कैसे तफ्तीश करेगा, वो कैसे चीजें बरामद करेगा? उसका प्रोसीजर सेक्शन 166 में दिया गया। सेक्शन 166 में वो जो मुतलका ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा वो उसके लिए भी सर्च करवा सकता है, और अगर टाइम वेस्ट होता हो, माल जो है वो कहीं रिमूव कर देने का खतरा हो, तो वो इवन दूसरे जिले और दूसरे सूबे में जाके भी सर्च कर सकता है इन्वेस्टिगेशन करते हुए 166 के तहत। फिर आ जाता है 167। 167 को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 61 को। 61 के तहत जब पुलिस किसी शख्स को किसी जुर्म के इल्जाम में गिरफ्तार करती है तो पुलिस कितना अरसा गिरफ्तार मुल्ज़िम को अपने पास रखने का इख्तियार रखती है? सेक्शन 61 कहता है कि 24 आवर्स। अब अगर मुल्ज़िम की इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरत है, ही इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अब 24 आवर का पीरियड अलैप्स हो रहा है। सेक्शन 61 के तहत पुलिस की हिरासत अख्तियारी खत्म हो गई है, जितना उनको कानून ने इख्तियार दिया हिरासत में रखने का। तो फिर ये सेक्शन 167 आ जाता है, जिसके तहत फिजिकल रिमांड लिए जाते हैं। रिमांड जिस्मानी बगैर तफ्तीश, ये कौन देता है? ये इलाका मजिस्ट्रेट देता है। पुलिस ऑफिसर, तफ्तीशी ऑफिसर मजिस्ट्रेट को दरखास्त देता है कि मैंने फलां मुल्ज़िम को इस इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार किया है, फलां मुकदमे में किया है, मुझे इसके जिस्म की जरूरत है, मुझे इसकी प्रेजेंस चाहिए, मैंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, मैंने इससे आला कत्ल बरामद करना है, मैंने इससे डकैती का माल बरामद करना है, मैंने इससे चोरी का माल बरामद करना है, मैंने इसको DNA करवाने के लिए लेके जाना है, सो एंड सो। तो फिर मैजिस्ट्रेट जो है उससे जो है वो कस्टडी दी जाती है मुल्ज़िम की, और मैजिस्ट्रेट की पावर भी 14 दिन से ज्यादा नहीं है। अब सपोज दैट अब फीमेल के बारे में रिमांड का लॉ क्या है? रोज हमारे पास केसेस आते हैं, फीमेल मुल्ज़िम होती है, उनकी कत्ल की मुल्ज़िम होती है, छोटे मोटे जुर्मों की मुल्ज़िम भी होती है, सोसाइटी है। तो अगर कोई फीमेल अरेस्ट हो जाती है, उसका रिमांड चाहिए, उससे तफ्तीश करनी है, तो ये सेक्शन 167 कहता है कि फीमेल का रिमांड नहीं दिया जाएगा। सिर्फ 2 जुर्म ऐसे हैं जिनमें फीमेल का रिमांड दिया जा सकता है, एक कत्ल और दूसरा डकैती। कत्ल और डकैती के अलावा फीमेल का रिमांड नहीं दिया जा सकता, कानून ने मना किया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई खातून कत्ल या डकैती की मुल्ज़िमा है, मजबूरी है उसका रिमांड देना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करवाने के लिए, तो तब कानून क्या कहता है? ये सेक्शन 167 में प्रोवाइडेड है कि
she cannot be detained at police station at night time. अब उसको सूरज गुरूब होने से पहले जेल में वापस छोड़ आएंगे। जब सुबह होगी दोबारा सूरज निकलने के बाद दोबारा लेके आएंगे। फिर अगले दिन सूरज गुरूब होने के बाद उसको जेल में छोड़ आएंगे। फीमेल cannot be detained at police station at night time after sunset. ये इसमें प्रोवाइडेड है। सर ये भी 167 में ही है। 167 में कहते हो तो पढ़ के सुना देता हूँ आपको, मैं पढ़ देता हूँ। ये देखे ना, ये दो बातें याद रखनी है। एक बात ये याद रखनी है, औरत का रिमांड वापसी जिस्म मास वाइड डकैती और कत्ल के नहीं मिलता। सेकंडली, डकैती और कत्ल में अगर रिमांड दिया भी जाए तो उसको रात के टाइम आफ्टर सनसेट थाना में डिटेन नहीं किया जा सकता। ये 167 में लिखा हुआ है। अब आगे आ जाते हैं सेक्शन 169। ये सेक्शन 169 जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये बिल्कुल जो जिन्होंने ये कानून बनाया था वो बड़े समझदार लोग थे। उन्हें पता था कि हमारे मुआशरे में फॉल्स इम्प्लीकेशन बहुत है। आप इधर के सभी लोग इधर के रहने वाले हैं, कत्ल एक बंदा करता है, FIR सलाह मशवरे के साथ 10 बंदों के साथ दर्ज हो जाती है। लोगों के झूठे नाम लिखवाने का रिवाज बहुत है। तो ये सेक्शन जो है 169 वो इस बात को डील करता है कि अगर किसी बंदे का नाम FIR में आ जाता है तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप उसको गिरफ्तार करें। गिरफ्तार आप किसी मुलज़िम को तब करेंगे जब उसके खिलाफ सबूत काबिल गिरफ्तारी होगा। तो गिरफ्तारी के लिए सफिशिएंट इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल चाहिए। अब ये 169 जो कहता है कि इफ द एविडेंस इज नॉट सफिशिएंट रादर इट इज डेफिशिएंट। एविडेंस किसी मुल्ज़िम के खिलाफ सफिशिएंट नहीं है, रादर डेफिशिएंट है, तो फिर आप उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, आप उसकी अरेस्ट को डेफर कर देंगे, जिसको कहते हैं गिरफ्तारी इल्तवा में रख के मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे। और अगर वो बेगुनाह है, उसे झूठा मुलव्वस किया गया था, तो आप उसको इन्वेस्टिगेशन जब फाइनल करेंगे उसको फारग कर देंगे, जाओ घर बाहर जाओ, आने वाले वक्त में तुमने अदालत बनाई कि चले जाओ, हमारी तफ्तीश में तुम बेगुनाह हो, हम आपको चलान नहीं कर रहे। ये वो सेक्शन है 169 जिसके तहत बेगुनाहों को चलान अदालत नहीं किया जाता, चाहे मुद्दई ने उनको FIR में लिखवाया हो। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये तो था कि FIR में नाम आ गया था, FIR में नाम आ गया था, पुलिस को पता चल गया ये बंदा बेगुनाह है। उन्होंने कहा हम तुम्हारी गिरफ्तारी इल्तवा में रखते हैं, तफ्तीश कर देते हैं, अगर तफ्तीश में तुम गुनहगार साबित हुए तो तुम्हें गिरफ्तार करेंगे, अदरवाइज फारग करेंगे। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कि अक्यूज्ड वाज लेट ऑफ बाय द पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बीइंग इनोसेंट। अब एक बंदे का नाम FIR में आ जाता है, एक बंदे का नाम FIR में आ जाता है, कत्ल के FIR में आ जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, नेक रीति से गिरफ्तारी डाल दी जाती है, उसका रिमांड भी ले लिया जाता है। उसके बाद पता चलता है ये तो बेगुनाह है, ये तो बेगुनाह है। अब जिसकी गिरफ्तारी डाल जाएगी, पुलिस उसको तो नहीं रिलीज कर सकती, उसको तो रिलीज नहीं किया जा सकता। 169 तो था कि गिरफ्तारी पड़ने से पहले जो है पता चल गया था बेगुनाह है, जो उसकी गिरफ्तारी इल्तवा भी करती। अब अगर गिरफ्तारी पड़ गई है तो फिर किसी बेगुनाह को बचाने का क्या प्रोसीजर है? फिर इसको कहते हैं मुल्ज़िम को डिस्चार्ज करवाना। कि हमारी तफ्तीश में बेगुनाह
पाया गया है, मजिस्ट्रेट के सामने ले जाते हैं, उसको कहते हैं कि इसको गिरफ्तार किया गया था लेकिन तफ्तीश में बेगुनाह साबित हुआ है, इसको डिस्चार्ज करवाएं। तो डिस्चार्ज की कौन से कानून के तहत होती है? सेक्शन 63 CRPC, स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट 63। जिसकी गिरफ्तारी नहीं डली वो फारग होगा बेगुनाह 169 में, जिसकी गिरफ्तारी डल गई है वो बाय द स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 63 CRPC। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 172 CRPC, केस डायरीज का सेक्शन। व्हाट इज केस डायरी? उर्दू में इसको ज़िमनी बोलते हैं। ज़िमनी क्या चीज है? जब कोई पुलिस ऑफिसर तफ्तीश करता है, उसकी दौराने तफ्तीश उसने जो जो किया, जिस वक्त पर जिस मुकाम पर, यानी लफ्ज़ मैंने सुने आप, दौराने तफ्तीश पुलिस ऑफिसर ने जो भी किया, किसी को पकड़ा छोड़ा, कोई शय कब्जे में ली, किसी जगह पे छापा मारा, किसी जगह की तलाशी ली, जो भी वो करता है और जिस मुकाम पर जो याददाश्त वो लिखता है, जो वो याददाश्त लिखता है डेली बेसिस पे टिल दी फाइनलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश शुरू करने से लेकर तफ्तीश खत्म होने तक जो कुछ भी वो करता है, जिस जगह पे करता है, जिस दिन करता है, जिस तारीख को करता है, जिस वक्त में करता है, वो जो तरतीब के साथ जो याददाश्त लिखी जाती है उसको कहते हैं ज़िमनी, इंग्लिश में कहते हैं केस डायरी। नंबर 1। नंबर 2, एक दिन में एक केस डायरी लिखी जाएगी। एक दिन में एक केस डायरी लिखी जाएगी। एक दिन से मुराद अभी एक तफ्तीश शुरू की है, ज़िमनी शुरू हो गई है, प्रोसीडिंग उसने लिखनी शुरू कर दी है कि इस वक्त मुझे तफ्तीश मिली है, मैं फला जगह पे मौजूद हूँ, तफ्तीश मिलने के बाद मकतूल की नाश अस्पताल में पड़ी हुई है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, इस वक्त मैं अस्पताल में पहुँचा हूँ, इस वक्त लाश मैंने देखी है, अस्पताल में पड़ी है, मैंने लाश का मुलादा किया है, मैंने इसके पोस्टमार्टम करवाने के लिए कागजात मुरतब किए हैं, मैंने लाश फलां के हवाले की है, मैंने कागजात पोस्टमार्टम फलां के हवाले किए हैं, अब मैं मौके पे चला गया हूँ, मौके पे आके मैंने वहाँ के बयान लिखे हैं, वहाँ से खून कब्जे में लिया है, वहाँ पे हॉल पड़े हुए थे गोली के, वो कब्जे में लिए हैं, वहाँ पे मैंने मौके का मुलादा किया है, वहाँ के निशान, जो भी वो करेगा, जो वो याददाश्त दर्ज करेगा उसको ज़िमनी केस डायरी कहते हैं। और एक दिन में एक ज़िमनी लिखी जाएगी। फर्ज करें अभी तफ्तीश शुरू हुई है, रात 12 बजे तक तफ्तीशी अफसर जो भी करेगा वो एक ज़िमनी होगी। 12:01 हो जाएगा, वो जो ज़िमनी चल रही होगी उसको क्लोज कर देगा, उसके बाद अगली ज़िमनी लिखने शुरू कर देगा। फर्ज करें आज रात 12 बजे तक उसने एक ज़िमनी लिखी है, 12:01 पे ज़िमनी नंबर 2 शुरू हो जाएगी, एक जारी नहीं रह सकती, एक दिन में एक ज़िमनी। और ये पुलिस का प्रिविलेज रिकॉर्ड है, ये पुलिस का प्रिविलेज रिकॉर्ड है, इसकी कॉपी जो है बीइंग पब्लिक रिकॉर्ड आप हासिल नहीं कर सकते। और ये भी कॉर्बन कॉपी प्रोसेस से बनती है, जैसे जैसे ज़िमनी लिखी जाती है, जो रात 12 बजे तक ज़िमनी लिखी जाती है, सुबह 8 बजे वो साल हो जाती है डीपीओ के दफ्तर में असल जो है, और उसकी कार्बन कॉपी थाना में रह जाती है। जब तफ्तीश मुकम्मल होती है तो ओरिजिनल पुलिस फाइल जो है वो डीपीओ दफ्तर में होती है, और जो कार्बन कॉपी वाली नकल पुलिस फाइल होती है वो चालान के साथ कोर्ट में आ जाती है। चालान जज के सामने पड़ा होता है जिसमें वो कार्रवाई कर रहा होता है, तो पुलिस फाइल की नकल सरकारी वकील के पास होगी जिससे वो शहादतें पढ़ के करवा रहा हो। ये सिस्टम है। आगे 173 लास्ट सेक्शन, जब तफ्तीश मुकम्मल होती है, तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद 3-4 सूरतें होती है। एक मुकदमा दर्ज हुआ था,
एक मुकदमा दर्ज हुआ था, हुकूमत तस्दीक हुआ क्या हुआ था, मुकदमा दर्ज हुआ था, हुकूमत तस्दीक हुआ ये हुआ था। वो जो रिपोर्ट बनेगी उसको कहेंगे पॉजिटिव रिपोर्ट 173, जिसको कहते हैं चलान। अब 173 की रिपोर्ट के मुख्तलिफ खाने होते हैं। ऑफिशियल फार्म होता है प्रेस्क्राइब्ड, हुकूमत तस्दीक हो गया, तमाम मुलज़म गुनहगार पाए गए, ये पॉजिटिव रिपोर्ट 173। जो मुलज़म गिल्टी पाए जाएंगे तफ्तीश में, उनके नाम 173 की रिपोर्ट के कॉलम नंबर 2 में लिखे जाएंगे, कॉलम नंबर 3 कॉलम नंबर 3 में लिखे जाएंगे। अब जो मुलज़म तफ्तीश के दौरान बेगुनाह पाए जाएंगे, फर्ज करें कि वक़ूआ तस्दीक हो गया, लेकिन मुद्दई ने 5 मुलज़म लिखाए थे, 2 गुनहगार पाए गए, 3 बेगुनाह पाए गए, तो उनके जो बेगुनाह पाए जाएंगे उनके नाम 173 की रिपोर्ट के खाना नंबर 2 में लिखे जाएंगे। जैसे कहते हैं पुलिस ने इसको कॉलम नंबर 2 में जमा किया। और जो मुलज़म पकड़े नहीं जाएंगे, जो इश्तिहारी हो जाएंगे, उनके नाम कॉलम नंबर 2 में रेड इंक के साथ लिखे जाएंगे, डिस्टिंग्विश करने के लिए कि नीली इंक वाले बेगुनाह में तफ्तीश में, रेड इंक वाले पीओ होंगे। और अगर FIR दर्ज होती है तो तफ्तीश में पता चलता है कि ये वक़ूआ ही नहीं हुआ था, ये तो इतराई झूठी थी, तफ्तीश में वक़ूआ झूठा पाया जाता है, तो उसको कहते हैं नेगेटिव रिपोर्ट 173, कैंसिलेशन रिपोर्ट। तीसरी सूरत होती है कि एक FIR अन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी, अन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी। तो ये कहा था मैं सड़क पे जा रहा था, 2 डाकुओं ने मुझे लूट लिया, मुझको सामने आने पर शनाख्त कर सकता हूँ। तो पुलिस ने तफ्तीश की, मेहनत की, एफर्ट्स की, लेकिन मुलज़म केस ना हो सके। तो ऐसी सूरत से जो 173 की रिपोर्ट, ये जो नामजद अपराध होते हैं इनको तफ्तीश में कैसे शामिल करते हैं कि जब तफ्तीश कर रहे हो? वो एक नया चैप्टर है, उसमें देखे ना कई सूरतें होती हैं। जब ये डाकू चोर पकड़े जाते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन प्लेट लगाई जाती है जेल में। देखे ना आप कहते हैं नहीं कि मैं सड़क पे जा रही थी, 2 मोटरसाइकिल पे डाकू आए, उनके ये हुलियत थे, उन्होंने पिस्टल पॉइंट पे मुझसे कुछ पैसे छीन लिए। अब वो उनको जानते तो नहीं आपने तो जैसे वाक़या हुआ वैसे FIR करवा दी। अब पुलिस कोशिश करती है, आपके मुलज़म ट्रेस नहीं हो पाते। अगर चलो ट्रेस हो जाते हैं, फिर तो उनके आइडेंटिफिकेशन प्लेट करवा के चलान कर देते हैं, फर्ज करें ट्रेस ही नहीं होते। ऐसी सूरत में जो 173 की रिपोर्ट बनती है, उसको हम कहते हैं अदम पता, अनट्रेस रिपोर्ट 173। और जो इश्तिहारी हो जाते हैं, जो बाहर जाते हैं, स्कैंडल हो जाते हैं, उनकी एब्सेंस में जो रिपोर्ट बनती है, जो ज़ाहिर दर्ज की जाती है, उसको कहते हैं 512 का चलान। रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 अंडर इंटरन ऑफ सेक्शन 512 CRPC। 512 आप पढ़े, सेक्शन है CRPC का, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज। तो लिहाजा एक पॉजिटिव रिपोर्ट 173 है, वक़ूआ तस्दीक हो गया, वो चलान है। एक नेगेटिव रिपोर्ट 173 है, वक़ूआ तस्दीक नहीं हुआ था। एक अनट्रेस रिपोर्ट 173 है। और इश्तिहारियों के खिलाफ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 CRPC 512 CRPC के तहत। और अगर कोई मजीद तफ्तीश हो, एक दफ़ा 173 की रिपोर्ट जाने के बाद जो मजीद रिपोर्ट दी जाती है, उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री रिपोर्ट 173 CRPC, उर्दू में तिम्मा रिपोर्ट 173। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन 173 पे खत्म हो गई। किसी ने सवाल करना तो बात हो। ये बच्चों ने 5 सवाल मुझे बताए थे, उनमें से एक ये कहते थे कि अगर इन्वेस्टिगेटर मुकर्रर है, वो अननोन अफराद उसके साथ बैठ जाए, बाद में पता चलता है केस जब चलान जब होता है, पता चलता है इन्वेस्टिगेटर तो एक था, उनमें एक जो बंदा बैठा है वो मुखालिफ तरीक है, जो जिसका उस वक्त पता नहीं था। उस चलान की या उस तफ्तीश की क्या अहमियत है? बात समझा नहीं।
बात यह है कि एक इन्वेस्टिगेटर मुकर्रर है सरकारी तौर पर, लेकिन जिस वक्त तफ्तीश कर रहा है उसके साथ और लोग भी बैठे हैं जो तफ्तीश पूरी कर रहे हैं। लेकिन जब वो चलान जमा होता है तो उस वक्त कि उसको पता चलता है कि ये तो एक ही इन्वेस्टिगेटर था, कि बाकी कौन अपराध थे उनका जब वो पता करता है, पता लगता है वो एक मुखालिफ फरीक का बंदा भी उस वक्त इन्वेस्टिगेटर होता ही एक है। देखिए ना, ये तो कानून से हट के बात है ना, ये तो प्रिजम्पशन की बात है। देखिए ना, एक मुकदमे की शादी जो है ना, इसको पुलिस कराना पड़ेगा, ये कोई साफ आया। देखा ना, इन्वेस्टिगेशन है कितनी, FIR दर्ज होगी, पहली इन्वेस्टिगेशन। देखा ना, अब थाने में दो स्टाफ है, ऑपरेशनल स्टाफ और इन्वेस्टिगेशन स्टाफ। ऑपरेशनल स्टाफ जो है वो थाने में हेडेड बाई SHO है और डिस्ट्रिक्ट में हेडेड बाई DPO, और इन्वेस्टिगेशन स्टाफ थाने में हेडेड बाई इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और डिस्ट्रिक्ट में हेडेड बाई अंडर द सुपरविजन ऑफ SP इन्वेस्टिगेशन। अब फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन में है। अगर कोई पार्टी अग्रीड होती है इन्वेस्टिगेशन से, फर्स्ट मेरे बधाई कहता है जी आयु ने मेरा मुकदमा सही तफ्तीश नहीं किया, या मुलजम कहता है मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, तो फिर पुलिस एक्ट 2002 के तहत आप एप्लीकेशन देंगे, DPO को एक बनेगा डिटर्मिन है पुलिस एक्ट 2002 के तहत डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड। फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड जो है वो डेलिब्रेशन करेगा, और जो फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगी वो डिस्ट्रिक्ट विद इन द डिस्ट्रिक्ट होगी। एक अलग स्टाफ बना हुआ है DIB डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच। अब उससे भी कोई अग्रीड होता है तो वो चला जाएगा रीजन में, DIG के पास, RPO के पास, वहाँ पे एप्लीकेशन देगा। ये है सेकंड स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, वहाँ पे रीजनल इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बनेगा। वहाँ पे जो तफ्तीश केस होगी वो जाएगी गुजरात में RME रीजनल इन्वेस्टिगेशन का, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। अगर फेल नहीं लिखी हुई तो लास्ट जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कहते हैं प्रोविंशियल स्टैंडिंग बोर्ड, जो IG के पास दरखास्त होती है, सूबे में कहीं भी IG तफ्तीश भेज सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई शख्स अग्रीव्ड है, वो ये समझता है कि इन्वेस्टिगेशन दुरुस्त नहीं हुई, ही हैज अ रेमेडी to initiate for the change of investigation before the proper forum. ये बेटा आप नहीं करने से इन्वेस्टिगेशन के लिए ना कौन से ये ज़्यादा चैलेंजेस या रुकावटें जो है ना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, इसके लिए ज़्यादा कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और कौन से रुकावटें हमारे सामने आ सकती हैं? Every criminal case has its own facts and circumstances. लेकिन कत्ल की तफ्तीश का तरीक़ाकार और है, नारकोटिक्स की तफ्तीश का तरीक़ाकार और है, थेफ्ट की तफ्तीश का तरीक़ाकार और है, डकैती की तफ्तीश का तरीक़ाकार और है, रेप की तफ्तीश का तरीक़ाकार और है, अबडक्शन की अगवा की तफ्तीश का तरीक़ाकार और है। तो एवरी क्रिमिनल केस है इन इट्स ओन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। ये तो जो है ना वो कहते हैं वो राह पे जानी या वाह पे जानी, जिसे करिए उसमें पता लगता है, आने का बंदा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये चीज़ें ज़्यादा मर्डर से रिलेटेड होती हैं, और यही अदालत में जब रेटिंग को जाना होता है तो ज़ाहिर है मुखालिफ पार्टी के भी तो साथ ही होते हैं, वो रास्ते में कुछ जब आपने अदालत में जाना है ना, नाम भी पहुँचे तो जब आपने अदालत में जाना है, दो ही फायदे होंगे, उधर एक पुलिस फायर एक जुडिशियल फायर, उससे बाहर कुछ भी नहीं होना। जुडिशियल फाइल कोर्ट के सामने पड़ी है, पुलिस फाइल प्रोसिक्यूटर के पास है। कोर्ट का जो तरीक़ेकार ना आपको ट्रायल भी बताया गया है, हाउ टू कंडक्ट द ट्रायल ऑफ अ क्रिमिनल केस, हाउ टू कंडक्ट ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट एंड हाउ टू कंडक्ट ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। डिफरेंट चैप्टर है CRPC में। मजिस्ट्रेट ट्रायल कैसे होगा, सेशन ट्रायल कैसे होगा, अपीलें कैसे होगी, रिविजन कैसे होगी, अपील अगेंस्ट एक्विटल कैसे होगी, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन कैसे होगी, ये तो सारा CRPC में बस आते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे। सर अगर कोर्ट में केस चला जाए, पुलिस के सारे मामला से गुजर गए, तो फिर अगर दोनों पार्टीज में सुलह हो जाती है तो वो किस एक्ट के थ्रू होती है? देखा ना अभी यहाँ दोनों पार्टी की सुलह हो जाती है। अच्छा सवाल है, दिस इज एकेडमिक क्वेश्चन। सेक्शन 4 ऑफ CRPC
ये जैसे मैंने आपको लेक्चर दिया कि कॉग्निटिव ऑफेंस होता है, एक नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस होता है, ऐसे ही सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी में लिखा हुआ है एक कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है, एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल ऑफेंस मीन जुर्म काबिल राज़ीनामा, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस मीन जुर्म ना काबिल राज़ीनामा। अब कंपाउंडेबल ऑफेंस में अगर केस कोर्ट में जाता है, पार्टी में सुलह हो जाती है, तो उसको कानून में जुर्म को इजाजत की राज़ीनामा कर रहे हैं, तो वो कहती है जाए भाई मानेंगे आप लोग। लेकिन अगर जुर्म नॉन कंपाउंडेबल है, काबिल राज़ीनामा नहीं है, तो फिर सिंपल राज़ीनामे के ग्राउंड पे आप बरी नहीं हो सकते। नोट फरमाए सेक्शन 345 सीआरपीसी 345 के तहत कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। सर, तकरीमा बयान में जो शख्स नामजद होता है, क्या उसकी वैल्यू सेम होती है जो एफआईआर के शुरू में नामजद हुआ? तकरीमा स्टेटमेंट इज नो स्टेटमेंट लिखते 161 के तहत है, क्योंकि आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर मुद्दई के जितने भी बयान होंगे वो 161 के तहत होंगे, क्योंकि एफआईआर 154 के तहत है, उसमें दस्तखत होने हैं या अंगूठा लगना है, तो 161 के बयान के तहत जो नीचे जो है वो दस्तखत नहीं होने हैं, ठीक है ना। तो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर फर्दर स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट इज नोन एज सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, जिसे कहते हैं उर्दू में ततिम्मा बयान। ये ततिम्मा बयान जो है दैट इज वीक टाइप ऑफ एविडेंस ऑलवेज डाउटफुल इन द आइज ऑफ कोर्ट। कोर्ट की नज़र में ये हमेशा मशकूक भी होता है, प्रज्यूम किया जाता है ये झूठा है, प्रज्यूम किया जाता है कि ये मजीद लोगों को मुलवस करने के लिए या मुकदमे को इम्प्रूव करने के लिए लेट स्टेज पे जाके डेलिब्रेशन और कंसल्टेशन के साथ बनाया गया था। इट हैज ए वेरी लेसर वैल्यू देन एफआईआर, वेरी लेसर है। वह हमेशा जो है ना उसको मशकूक नजर, शक की नज़र से देखा जाता है। फिर में बयान होता है 161 के तहत, 154 के तहत। थोड़ा सा आप आगे आ जाए। सर क्वेश्चन ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सबूत इकट्ठे करती है या जो भी एविडेंस होते हैं वो अदालत से पहुंचने से पहले गुम हो जाए या बदल दिए जाएं, तो इस पर अदालत क्या कर सकती है? क्या एक्शन के खिलाफ ना किसी का एक ऑफेंस है 409, इसकी 14 साल सजा है, उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है मिसअप्रोप्रिएशन। तो वो तफ्तीशी के खिलाफ जो ऑफिसर होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? उसके खिलाफ एक्शन उसको जेल में किया जाएगा। ये तो मजाक तो नहीं, मुझे छोटा सा कागज को हो जाए, डॉक्यूमेंट को हो जाए, तब भी तफ्तीश के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। सेक्शन याद रखना आपने 409 का जाके पढ़ना है किसी में, ये रोज होती है हमारे पास एफआईआर है। अहमद से मिस्र को गुम हो गया, तफ्तीशी नायब से फाइल गुम हो गया, अच्छे में दे रहा था। सर अगर गवाहानी गायब कर दी जाए, गवाहानी गायब कर दी जाए, फिर भी गवाह गायब कर दिए जाए, उसकी भी एफआईआर दर्ज होगी। 365 पढ़े, 363 पढ़े, 364 पढ़े, 364 ये पढ़े, 365 पढ़े, 365 ये पढ़े। पहले लेक्चरिंग तो समझ ही नहीं मार रहे मुझे।